नमस्कार दोस्तों। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई की हत्या के बाद ईरान के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने जिस मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना, उस मुज्तबा खामेनेई के नाम पर, उनकी जानकारी देने के नाम पर अमेरिका ने $10 मिलियन यानी $1 करोड़ का इनाम घोषित किया। न सिर्फ मुज्तबा खामेनेई बल्कि ईरान के कुछ लीडर्स, मिनिस्टर्स और आईआरजीसी के कमांडर्स, 10 लोगों की लिस्ट जारी की अमेरिका ने और कहा कि जो भी इनके बारे में जानकारी देगा, सूचना देगा, उन्हें $1-1 मिलियन मिलेंगे। मतलब 10 नेता $10 करोड़। भारतीय करेंसी में देखें, $1 करोड़ का मतलब होता है लगभग 90 करोड़। इसका मतलब क्या है? जिस मुज्तबा खामेनेई की हत्या के ऐलान नेतन्याहू कर रहे हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी इशारों में कहा गया है कि उन्हें मुज्तबा खामेनेई के एलिमिनेट करने से भी गुरेज नहीं है अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकते या जिद नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब ये इनाम की बात, और इनमें कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो कल सार्वजनिक तौर पर तेहरान की सड़कों पर दिखे थे प्रदर्शन में। इंटरनेशनल कुड्स डे पर जो प्रदर्शन था, स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, इनमें कुछ वो लीडर्स भी हैं जो कल प्रदर्शन में थे। और सबसे खास बात, इस 10 लोगों की लिस्ट में अली लारिजानी है, जो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, जिनके बयान रोज आते हैं, जो कल सड़क पर थे। उनके नाम भी हैं, उनके नाम भी $1 करोड़ का इनाम है। तो इन सब का मतलब क्या है? और उस बीच अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला ईरान के एक आइलैंड पर किया गया है, जिससे माना जाता है कि ईरान के लिए आर्थिक तौर पर ईरान की रीढ़ है, जहां से सबसे अधिक तेल इंपोर्ट होता है, जहां सबसे अधिक तेल भंडार है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है ईरान पर एक हफ्ते बाद, अगले हफ्ते फिर बड़ा हमला करेंगे। इन सब का ईरान में कितना असर है समझने के लिए कल भी हमने बात की थी, आज फिर हमने आमंत्रित किया है ईरान से। रिसर्चर हैं, भारत के रहने वाले हैं, लेकिन तेहरान से 120 किलोमीटर दूर कुम, जो वहां की धार्मिक नगरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में और तमाम तरह के विद्वानों की मौजूदगी की वजह से कुम की चर्चा होती है, सैयद आकिफ जैदी साहब। तो आकिफ जैदी साहब, पहला सवाल तो यही है, 2 चीजें जानना चाहता हूं। पहला कि अगर अमेरिका ने 10 लोगों की लिस्ट, हम स्क्रीन पर 10 लोगों के चेहरे दिखा रहे हैं, अमेरिका ने अगर 10 लोगों के नाम घोषित कर दिए, तो एक तरह से ये कहते हुए कि ये सब आईआरजीसी के लीडर्स और कमांडर्स हैं जो आतंकी गतिविधि को संचालित करते हैं, जिसमें आपके नए सुप्रीम लीडर भी हैं, तो इसको ईरान में लोग किस तरह से देख रहे हैं? और क्या लोग सूचनाएं देंगे अमेरिका को $10-10 मिलियन के लालच में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत ही दिलचस्प ये खबर जो है आज आई है और इस पर चंद प्रकार से टिप्पणी की जा सकती है। सबसे पहले तो ज़ाहिर-सी बात है, आपके दर्शकों को ये तो खुद ही जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी कह दूँ कि इस किस्म का ऐलान ये किस तरह से अवैध है, गैर कानूनी है, अनैतिक है कि आप किसी देश के जो उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के जो उसके ज़िम्मेदार हैं, ओहदेदार हैं, आप उनके ऊपर, जो हमारी हिंदुस्तानी बोलचाल की ज़बान में बॉलीवुड ने जिसको मशहूर किया, आप सुपारी निकालें। ये काम ये बदमाशों का काम होता है। ज़ाहिर-सी बात है कि ये शरीफ लोगों का तरीका नहीं है, गैर कानूनी होने के साथ-साथ। लेकिन कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जब ये जंग, इससे पहले वाले हमले सब अनैतिक, सब गैर कानूनी अवैध रहे हैं, तो ये भी उस लंबी हरकतों की फ़हरिस्त में ये भी उसको हम ऐड कर देंगे और बाद में जब तारीख में लिखा जाएगा, बाद में जब मुआवज़ा लिया जाएगा, बाद में जब सज़ाएँ दी जाएँगी मुजरिमीन को, तो उन फाइल्स में ये भी एक फाइल बन गई। ये एक बात। दूसरी बात कि ये इसका असर क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ ईरान में उसको इस तरह से लिया जा रहा है कि वो सुपर पावर, या जो किसी ज़माने में सुपर पावर था, जब वो देख रहा है कि मैदान में वो हार गया है, तो उस पर पर्दा डालने के लिए वो इस किस्म के ड्रामे कर रहा है। भाई, वो लोग जिनमें से कई सारे कल सड़कों पर थे, हज़ारों लोगों के दरमियान उन्हीं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, नमाज़े जुमा में हिस्सा लिया। आप उनकी सूचना के लिए आप $10 मिलियन का अवार्ड रख रहे हैं, तो इसको तो ये तो पता चल रहा है कि आप इस मामले में कुछ भी सीरियस नहीं है।
ये तो ये लोग पब्लिक के दरमियान ये घूम रहे हैं। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि वो बौखलाहट, वो पैनिक, वो शिकस्त पर पर्दा डालने का मरहला आ गया है। तीसरी टिप्पणी जो बहुत दिलचस्प है, शायद आपके कई सारे दर्शकों को इसका इल्म नहीं होगा, वो ये है कि ये अनाउंसमेंट किसी और अनाउंसमेंट के जवाब में आया है, क्योंकि इस अनाउंसमेंट से पहले इराकी रेजिस्टेंस ने, वहां की हश्द-उश-शाबी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने, उन्हीं ने एक ऐलान जारी किया और उन्हीं ने कहा कि इराक में कोई भी अगर अमरीकी सैनिक है, कोई भी जासूसी स्टाफ का कोई भी आदमी है, अगर कोई भी हमको उसकी इत्तिला दे दे, तो हम उसको भारतीय करेंसी के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनाम देंगे। पहले ये जारी हुआ है और उस लगता है उसके बौखलाहट में जवाबी कार्रवाई में ये जारी हुए और इराक के हालात बड़े दिलचस्प बन गए। ईरान पर इतना फोकस मीडिया में हो गया कि इराक में जो बदलते हुए हालात हैं वो शायद उस पर से नजर हट गई है। इराक के 2 शहरों में कम से कम बगदाद में और बसरा में घमासान जंग जारी है। अमरीकी हवाई हम जहाज उस पर आते बमबारी हैं कर रहे हैं। आकिब जैदी साहब, हम उस पर आते हैं। दोनों तरफ से बहुत हमले के दावे हैं, दोनों तरफ से मिसाइलें और बम की बारिश हुई, लेकिन हम उस पर आते हैं। पहले ये समझना चाहेंगे कि कल हमने आपसे कल भी बात की थी कि जो लीडर्स अमेरिका की इस लिस्ट में है जिन पर 10-10 मिलियन के इनाम है जानकारी देने वालों के लिए, जिन्हें आईआरजीसी के से जोड़कर अमेरिका ने कहा है। अब मैं जानना चाहता हूं, मुज्तबा खामनेई के नाम है, वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेकिन इसमें जो नाम है अली लारीजानी के नाम है, वो कल हमने देखा वो उस प्रदर्शन में थे जो कल वहां प्रदर्शन हुआ। लेकिन बाकी जो नाम है, इस्माइल खातिब, इस्कंदर मोमनी, अली असगर हिजाजी, मतलब ईरान के गृह मंत्री, ईरान के खुफिया विभाग के इंटेलिजेंस मंत्री, और याह्या रहीम सफवी, ये सब जो लोगों के नाम है और कुछ नाम है, क्या इनमें से भी कुछ लोग कल के प्रदर्शन में, डिमॉन्स्ट्रेशन में थे वहां? मैं हर एक के बारे में नहीं जानता अजीत जी, शायद इनमें से कुछ लोग रहे हों, कुछ नहीं रहे हों। मैं इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं जानता इन्फॉर्मेशन के, क्योंकि प्रदर्शन में ओहदेदारों में दसियों की तादाद में थे, यानी कोई उसकी कोई गिनती नहीं है कितने ओहदेदार थे। हर साल होते हैं, कल भी थे। हाँ, हमने हमने यहाँ जैसे 12 लोगों के नाम लगाए हैं, जिसमें 4-5 जी, मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग मसूद पेजेश्कियान, विदेश मंत्री अरागची, और 5 मिनिस्टर्स जो कल सड़कों जी। पर थे। इनमें से कुछ लोगों के नाम हैं। जी बताएं। जी, तो इसलिए मुझे इसके बारे में पूरी लिस्ट मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पर मिनिस्टर था, जो भी यहाँ किसी भी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन का कोई भी हेड है, हर साल यौम कुद्स के वो प्रदर्शन में आते हैं, क्योंकि एक तरह से ये सारी जंगें जो लड़ी जा रही है, वो मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए तो लड़ी जा रही है। तो चाहे वो जनता हो, चाहे यहाँ के ओहदेदार हों, यौम कुद्स में हर कोई आता है। तो हो सकता है ये सब भी आए हों, या हो सकता है किसी ज़रूरी काम की वजह से ना भी आ सके हो। ये डिटेल मेरे पास नहीं है कि कौन-कौन था और कौन-कौन ठीक नहीं है, था। अब बात आती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात आती है कि अमेरिका, जाहिर है, जहां भी होंगे अभी मुज्तबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर, उनका लोकेशन या उनके बारे में जानकारी जुटाने में अमेरिकी एजेंसियां लगी होगी, मोसाद लगा होगा जो इजरायली एजेंसी है, क्योंकि अमेरिकी अखबारों के हवाले से या ब्रिटिश अखबारों के हवाले से खबरें आ रही है कि वो बुरी तरह से जख्मी हैं, कहीं उनका इलाज चल रहा है। कल जो अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, उनके हवाले से भी उनका बयान आया कि बुरी तरह से घायल हैं, लेकिन पता नहीं किस अवस्था में है, और चूहे की तरह छिपे हुए हैं, ऐसे लोग अंडरग्राउंड है, ऐसा भी बयान आया। तो ये भी अंदेशा है कि अमेरिका ने ये जो 10-10 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित इसलिए किया है कि हो सकता है कोई रिजीम चेंज करने वाले लोग, जो बहुत सारे प्रदर्शनकारी जनवरी में थे या पिछले साल जून में थे, उनमें से लोग सुप्रीम लीडर समेत इन लीडर्स के बारे में अमेरिका को जानकारी दे। अमेरिका ने कहा सिग्नल पर और उनका जो टोर आधारित टिप लाइन है उस पर जानकारी दे, तो ये खतरा तो हो सकता है। मेरे ख्याल में जो जिस चीज़ का ज़्यादा इम्कान है, वो ये है कि हम इसको इस निगाह से देखें अजीत जी, कि इस वक़्त अमरीकी साम्राज्य के पास कोई कोई जो कहा जाता है ना गेम ऑफ कार्ड्स में कोई पत्ता ही नहीं बाकी रहा। वही चालें चल रहा है, जो हर बार चल के हार चुका है। भई यहाँ पर 8-9 दिन तक सुप्रीम लीडर था ही नहीं ना, पुराने को शहीद कर दिया, नया अभी सेलेक्ट नहीं हुआ था। उस 8-9 दिन के दरमियान नाको के चने चबा दिए ईरान ने अमेरिका और इसराइल को, और
जंग का रुख उन 8-9 दिनों में बदला है। ये ना समझे कोई कि नए सुप्रीम लीडर के घोषित होने के बाद से इस वक़्त जो है ईरान की ताकत ज़्यादा हो गई। नहीं, उन्हीं 8 दिन में हुई। तो ये अभी तक वो पुरानी ज़हनियतों पर चल रहे हैं कि कोई एक आदमी है, एक आदमी को हम कुछ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब तक इनके पास वो आप कहें वो बुद्धि की वो लेवल नहीं है कि वो समझ सकें कि वो एक पूरे मुल्क का मुकाबला कर रहे हैं। उस मुल्क के एक सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं। अभी भी वो वही बातें कर रहे हैं कि हम इनको मार देंगे तो ये हो जाएगा, उन पर $10 मिलियन लगा लेंगे तो ये हो जाएगा। ये उनकी न सिर्फ़ वो माफिया वाली मानसिकता का ये प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि बौद्धिक एतबार से, बुद्धि के एतबार से जिनकी सतह इतनी गिर गई है, उसका भी एक तरह से प्रदर्शन हो रहा है। उसका परिणाम जो है मैदान जंग में नज़र आ रहा है कि मैदान जंग में सफाया होता जा रहा है उनका। जो आपने खबर देखी, आपके दर्शकों ने भी देखी कि पहले तो उन्हीं ने कहा था वो इराक में जो 2 हमारे हवाई जहाज़, एक गिर गया, एक डैमेज हो गया, रिफ्यूलिंग टैंकर, कहा वो तो बस ऐसे ही हो गया। फिर अब आज की खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल जो कि एक तरह से पेंटागन का अनऑफिशियल माउथपीस है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि ऐसे ही 5 हवाई जहाज जो सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर थे, उनको जो है ईरान ने ध्वस्त कर दिया। तो प्रिंस सुल्तान मैदान में तो एयरबेस कुछ पर और जो पार्क थे जी हाँ, अमेरिकी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो जो फील्ड मैदान में हो रहा है, टैंकर्स वो तो उनके विमान। हाथ से जो मैदानी हालात हैं, जो मैदानी जंग के हालात हैं, वो तो उनके हाथ से कब के निकल गए। अब वो यही सब शोषा छोड़ के अपने आप को खुश कर रहे हैं कि हमने $10 मिलियन का ऐलान कर दिया है, तो ये हो जाएगा। लेकिन जो हो रहा है ज़मीन पर, वो कुछ और है। मैं इराक के बाद अगर आप मौका दें, तो मैं इराक के बारे में मज़ीद जानकारी ज़रा दे दूँ आपके दर्शकों को। एक सवाल और उसके बाद आप बोलिएगा। जैसे आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया रात के हमले के बाद कि अमेरिका ने जो खबरें देख रहा हूं अमेरिकी वेबसाइट पर और अलग-अलग मीडिया पर कि 80 से 90 बम गिराए गए हैं, टारगेट को अचीव किया पूरी तरह से जमींदोज करके खार्ग आइलैंड पर, जो अगर देखें तो ईरान के लिए बहुत अहम आइलैंड है, जहां से ईरान का सबसे अधिक तेल भंडार है, 90% तेल रिजर्व है। और एक आपकी तरह से बड़ी चेतावनी अमेरिका ने दे दी है चली कि गई थी हमने बीच मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपने नहीं खोला या वहां डिस्टर्बेंस किया या सेफ पैसेज नहीं दिया, तो अगली बार हम आपकी पूरी जो तेल भंडार है, आपकी ऑयल रिफाइनरी है, उसको तबाह कर देंगे। अजीत जी, आपका ये सवाल नहीं आ सका, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम था कनेक्शन में, आप दोबारा इसको एक बार पूछ लें। सवाल यह है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ऐलान किया रात भर के की बमबारी के बाद कि ईरान का सबसे अहम जो आइलैंड है, खार्ग आइलैंड, जहां ईरान का 90% तेल भंडारण का स्टॉक रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट अहम है अर्थव्यवस्था के लिए, वहां 70 से 80 बम गिराए गए अमेरिका की तरफ से। और इसके अलावा उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आईआरजीसी के एस्टेब्लिशमेंट खत्म किए, लेकिन ट्रंप ने ऐलान किया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला या डिस्टर्ब किया या सेफ पैसेज नहीं दिया, तो हम ईरान के जितने तेल भंडार हैं, जितने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको भी तबाह कर देंगे। तो अमेरिका ने एक बड़ी धमकी और दी है और अगले हफ्ते बड़े हमले की बात की है। तो ईरान में क्या खबर है कि कितना नुकसान हुआ रात की बमबारी से? जी, अजीत जी, ये बमबारी आज सुबह सहरी के टाइम हुई और फ़ौरन यहाँ की मीडिया ने उसको कवर किया, डिटेल के साथ उसको कवर किया और फिर बाद में वहाँ के जो गवर्नर हैं उस इलाके के, उन्होंने जाके उसका पूरा जायज़ा लिया और स्टेटमेंट दी कि क्या-क्या डैमेज हुआ है। कई चीज़ें डैमेज हुई, लेकिन जो मेन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऑयल लोडिंग की है। वहाँ ऑयल का भंडार नहीं है, वहाँ ऑयल की वेल नहीं है। एक्सपोर्ट मुल्क भर एक्सपोर्ट से होता है, हाँ, सॉरी, हाँ। जी हाँ, जी हाँ, वहाँ पर टैंकर में भरा जाता है। तो वो जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिसके ज़रिए टैंकरों में भरा जाता है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ और इस वक़्त भी टैंकरों में तेल भरा जा रहा है। खुद अमेरिका के जो राष्ट्रपति, उन्होंने भी ये कहा कि हमने फिलहाल जो तेल का वहाँ पर सामान है, उस पर हमने हमला नहीं किया है। तो ये है वहाँ की डैमेज की बात है। लेकिन ये जो हुआ है, ये दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है अजीत जी कि ये क्या खेल यहाँ पर खेला जा रहा है? क्या खेल खेला जा रहा है? 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बयान दिया कि तेल की कीमतें जो पूरी दुनिया देख रही है कितनी बढ़ गई है तेल की कीमतें। अमेरिका में जो पेट्रोल पंप पर 50% कीमत ऑलरेडी बढ़ चुकी है। उस पर अमेरिका के सदर ने कहा कि तेल की कीमतें जितनी भी बढ़े, फ़ायदा तो हमारा ही है। और उनका जब वो कहते हैं हमारा, उनकी मुराद अमेरिका की जनता नहीं है, बल्कि वो और उनके जैसे दूसरे उद्योगपति हैं कि जो कमाएँगे, लूटेंगे, अमेरिका की जनता को भी लूटेंगे और दुनिया भर के को बर्बाद करके रहेंगे।
ये गेम को समझने की कोशिश करें कि ये लोग इस वक़्त कितना खतरनाक पूरी दुनिया के साथ गेम खेल रहे हैं। ये खार के ऊपर अभी उन्होंने ऑयल को डैमेज नहीं किया। अगर वो ऑयल एक्सपोर्ट की फैसिलिटी को डैमेज कर दें, तो इस वक़्त दुनिया में जो तेल की कमी हो गई है, वो और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वक़्त जब दूसरी देश जो है वो मुश्किल से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ईरान है जो बहुत बड़े पैमाने पर तेल एक्सपोर्ट कर रहा है और इस कमी को एक हद तक पूरा कर पा रहा है। वो पूरी नहीं हो पाएगी। उससे भी ज़्यादा खतरनाक आगे का है। अभी हम देख चुके हैं, 2 ऑयल फैसिलिटीज़ पर फ़ॉल्स फ्लैग अटैक हो चुके हैं चंद दिनों में। आप जानते हैं, सऊदी अरामको में एक बार हुआ था शुरू-शुरू में जंग के और 3-4 दिन पहले सलाला ओमान में ऑयल स्टोरेज टैंकर्स पर फ़ॉल्स फ्लैग अटैक हुआ। ईरान ने नहीं किया, बल्कि अमेरिका की तरफ से ये अटैक हुआ ताकि किसी तरह ईरान को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाए। बहुत ही खतरनाक फ़ेज़ में अब दुनिया दाखिल हो गई है अजीत जी। वो क्या है? कि जैसे ये साम्राज्यी ताकत के लिए स्पष्ट होता जा रहा है कि वेस्ट एशिया उसकी मुट्ठी से निकल गया हमेशा के लिए। वो इस खतरनाक मंजिल पर आ रहा है कि जाते-जाते वो यहाँ के पूरे ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने के बारे में वो सोच रहा है, ताकि जब उसके हाथ में नहीं रहेगा, तो यहाँ के मकामी लोग और नेटिव पास भी ये बहुत खतरनाक दौर है कि यहाँ की खतरनाक है और पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है और ये वक़्त है कि दुनिया की जनता, दुनिया की तमाम हुकूमतें इस बेलगाम, इस माफिया फ़ोर्स के ऊपर किसी तरह से लगाम लगाए, उनको कंट्रोल में ले, नहीं तो बहुत ही खतरनाक हालात दुनिया के लिए पैदा करने जा रहे हैं। वेस्ट एशिया उनके हाथ से जा रहा है, वो चाह रहे हैं वेस्ट एशिया डिस्ट्रॉय करके यहाँ से जाए वो। लेकिन आप कह रहे वेस्ट एशिया उनके हाथ से जा रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है ना सैयद आकिब जैदी साहब की वेस्ट एशिया के 1 दर्जन देश अमेरिका के साथ हैं, वहां उनके मिलिट्री बेस हैं 8-10 देशों में और वो सब एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका के साथ ही हैं। तो वेस्ट एशिया उनके यहीं हाथ से पर जा कैसे रहा है? यहीं पर मैं इराक में जो न्यू डेवलपमेंट्स है वो उसका मैं ज़िक्र कर हुँ, देता हूँ, कि इराक के अंदर जो जंग जारी है, कि मुख्तलिफ मकामात पर अमेरिकी एयरफ़ोर्स बमबारी कर रही है, क्यों? क्योंकि हिज़्बुल्लाह जो पहले से एक्टिव हो गया था, अब आखिर जाकर इस्लामिक रेज़िस्टेंस एक्सिस का ये दूसरा भाग यानी इराकी रेज़िस्टेंस इसने अपनी एक्टिविटी का लेवल बढ़ाया है और उससे वो जो केसी 135 गिराया गया, वो उसका एक अहम हिस्सा है। और उसके अलावा जो वहाँ पर इराक में यानी बगदाद में जो एम्बेसी है, कहा तो जाता है उसको एम्बेसी है, लेकिन एक किले के मानंद है। बहुत बड़ा एरिया है, जिसके अंदर उसका अपना खुद का एयरपोर्ट है और उसके अपना कंट्रोल टावर है और क्या-क्या मिसाइल डिफेंस है, सब कुछ है। उसमें एयरपोर्ट को बर्बाद कर दिया गया है, उसके मिसाइल डिफेंस और रेडार को जो है बर्बाद कर दिया गया है और इस किले की तरफ हमला बढ़ता जा रहा है। और इस कॉन्फिडेंस के साथ जो एक किसी भी अमरीकी फौजी के बारे में इत्तला देने के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी रुपए का ऐलान इराक में किया गया है। ये इस बात की निशानी है कि मैं जो सोचता था पहले कि पहला मुल्क जो पूरी तरह से अमरीका के हाथ से निकलेगा इस जंग में, वो बहरीन होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहरीन से कहीं ज़्यादा बड़ा और कहीं ज़्यादा अहम मुल्क पहला मुल्क होगा जो उनके हाथ से निकलने जा रहा है और वो शायद इराक है। याद रहे कि इराक में एक भी अमरीकी सैनिक का रहना गैर कानूनी और अवैध है, क्योंकि 2020 में इराक की पार्लियामेंट ने यह रेज़ोल्यूशन पास कर दिया था कि हर अमरीकी सैनिक को फौरन निकल जाना चाहिए इस देश से। 6 साल हो गए हैं, आज तक गैर कानूनी तौर पर वहां पर कितने अमेरिकन सैनिक और कितने अमेरिकन बेस हैं। लेकिन अब इस युद्ध में शिद्दत आ गई है और लग रहा है कि पहली आजादी अमरीकी फौजी डोमिनेंस से वो शायद इराक में हासिल होगी और इसका असर उससे कहीं ज्यादा होगा कि अगर मान लीजिए बहरीन में हासिल होती, जो अपने आप में एक बहुत ही छोटा देश है। तो ये काम जारी है, जाहिर-सी बात है एक रात में नहीं होने वाला, ये कदम-ब-कदम आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो नतीजा जहाँ तक इस जंग को पहुँचना है कि अमरीकी सैनिक वर्चस्व का खात्मा इस इलाके में होना है, वो स्पष्ट है। हाँ, क्या हम वहाँ 1 महीने में पहुँचेंगे, 6 महीने में पहुँचेंगे, इसका अंदाज़ा कम से कम मुझ जैसे के लिए लगाना मुमकिन नहीं है। नहीं, ऐसे भी देखिए चूँकि आप ईरान में हैं, ईरान के पक्षधर हैं, ईरान की आईआरजीसी के कमांडर्स भी यही बात कर रहे हैं कि पर्शियन इसमें फ़ारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में अमेरिकी डोमिनेंस खत्म होना ज़रूरी है, शर्तें भी लगा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है खत्म होगा या नहीं?
ये आगे की बात है, कोई नहीं जानता। अमेरिका सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं। 10 देश ही उनके मददगार हैं, जहां उनके मिलिट्री बेस है, जहां उनका एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन बात उस पर आते हैं, जो खबरें कल रात से लगातार आ रही है अमेरिकी अखबारों के हवाले से भी, कि अमेरिका की तरफ से बड़े लेवल पर, जैसे 2500 के आसपास मरीन, कुछ उनके युद्धपोत, यहां तक की खबरें आई कि 7th फ्लीट तक की रवानगी के बारे में अमेरिका सोच रहा है। तो अमेरिका अब बड़ी तैयारी कर रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जिस तरह से ईरान ने बमबारी की, या कुछ जहाजों को टारगेट किया, तेल टैंकर को टारगेट किया, तो एक ईरान के लिए बड़ा खतरा भी सामने आ रहा है। ईरान के लिए जाहिर सी बात है, ईरान जंग लड़ रहा है तो जंग में तो खतरा होता ही है, शहादतें होती हैं, कीमत अदा करनी होती है। लेकिन बड़ा खतरा मैं आपसे जो है सहमत नहीं हूं कि बड़ा खतरा ईरान फेस कर रहा है। ईरान तो पूरे सब जनता की सपोर्ट के साथ, आसपास के अवाम की, आसपास देशों की जनता के सपोर्ट के साथ, ये भी बहुत अहम है, चाहे दरबार कुछ नाराज हो, चाहे कुछ सेठ और उद्योगपति नाराज हो, लेकिन जनता की पूरी हमदर्दी ईरान के साथ, और ईरान ये जानता है, और ये उद्योगपति और ये दरबार और बादशाह भी इस बात को जानते हैं। इन सब के साथ अपने ही इलाके में अपने बचाव के लिए और अपने पड़ोसी देशों को आजाद करने के लिए अमेरिकी वर्चस्व से जंग लड़ रहा है। कोई बड़ा खतरे का उसको सामना नहीं है। खतरा तो उसको है कि जो नाजायज तौर पर अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर यहाँ के कब्जा किया हुआ था, उसका पावर कब्जे पर बेस्ड है। वो कब्जा जो है वो खत्म होता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। देखिए अजीत जी, अमेरिका इस जंग में, ऐसी जंग में दाखिल हो गया है जिसका उसको कोई तजुर्बा नहीं है। अमेरिका की आप 80 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, कब उसने किसी ऐसी ताकत से जंग लड़ी है जो बाकायदा जबरदस्त मुकाबला कर सकता था, उसमें पावर थी, उसमें स्ट्रेटेजी थी, उसमें असलहा था। किससे जंग लड़ता था? बेचारे तालिबान से। किससे जंग लड़ता था? सद्दाम को जब उसने एकदम कमजोर कर दिया, उसके बाद जंग में उसके साथ एंटर हुआ। उसको आदत है ऐसी, वेनेजुएला से जाता है और वहां पर एक किडनैपिंग नहीं, अंजाम देता है। अमेरिका तो वियतनाम से जंग लड़ा और 20 साल बाद अमेरिका को भागना पड़ा वहां वियतनाम से। भागना पड़ा। वियतनाम और ने अच्छा, पसीने छुड़ा दिए वियतनाम, अमेरिका के। 50,000 58,000 अमेरिकी फौजी मारे गए वियतनाम में, बिल्कुल बिल्कुल, वियतनाम से भी क्योंकि हारा, जनता ने तय किया जबकि कि उसको लड़ना है अमेरिका के खिलाफ। बिल्कुल, ईरान की जनता इस एतबार से वियतनाम से ज्यादा मजबूत है, और ईरान के पास वो सब कुछ है जो वियतनाम के पास नहीं था। ईरान के पास बहुत एडवांस्ड असलहा भी मौजूद है, बेचारे वियतनामीज के पास नहीं था उस जमाने में, फिर भी उन्हीं ने हरा दिया। तो अमेरिका उस जंग में उतरा है जिसका उसको कोई तजुर्बा नहीं है। दुनिया ने देखा कि जब जेनोसाइड उसने किया है, अमेरिका का जेनोसाइड है गज्जा का, इसराइल तो ठेकेदार है, अमेरिका का जेनोसाइड है। इस जेनोसाइड में जब एक ही साल गुजरा था, तो खबरें आ गई थी कि अमेरिका कह रहा है कि हमारे गोदाम में बम की कमी हो गई। इतने से गज्जा के जेनोसाइड करने में उनके उनके गोदाम में बम की कमी हो गई थी। ईरान से ये क्या मुकाबला करेंगे? तो वो उतर गया एक ऐसी जंग में जिसके लिए उसका कोई कोई एक्सपीरियंस, कोई तैयारी नहीं है। ईरान ऐसे जंग में उतरा है कि जिसके लिए वो इस्लामी क्रांति सन 69 में जो हुई थी, पहले दिन से उसको पता था कि ये बड़ी जंग होगी, ये नाजायज हमला होगा, उसकी तैयारी कर रहा है। ईरान वो देश है जो इस जंग में उतरा है, जो 8 साल उसने, जब सद्दाम को आगे किया गया था, इराक को आगे तमाम अरब देशों ने, अमेरिका, हत्ता यूएसएसआर ने उस जमाने में सद्दाम को सपोर्ट करके आगे भेजा था। 8 साल टिका था ईरान, और बाद में जो सीज फायर हुई है वो ईरान के शर्तों के मुताबिक हुई है। तो ईरान तो आमादा है, तैयार है हर एतबार से। वो इसमें कोई अमेरिका शक का नहीं। कोई और तजुर्बा तब नहीं है, तब कोई तब तैयारी तब नहीं। तब इराक के साथ ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक सब थे। 80 से 88 तक जो जंग चली, इसमें कोई शक नहीं। और जी हाँ, तब ईरानी जी, आर्मी कमजोर थी, क्योंकि ईरानी बहुत कम, रिवॉल्यूशन हुआ आज के था मुकाबले में 79 बहुत में, और कमजोर। 80, बिल्कुल, और 80 से 88 तक लड़ाई चली। लेकिन वापस लौटते हैं बिल्कुल। कि अब 15 दिन जंग के हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए। कहा जा रहा है 1400 से 1500 लोग लगभग ईरान में मारे गए। बच्चियां स्कूल में, जो 4 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चियां, बहुत सारे बेकसूर लोग। लेकिन बावजूद इसके ईरान रिटेलिएट कर रहा है, हमले कर रहा है, जवाबी एक्शन कर रहा है। लेकिन अब अगर अमेरिका उस तरह के फोर्स के साथ, मे बी ये भी खबरें आ रही है कि कल को अगर लगे, ट्रंप की सनक का कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कल को बूट्स ऑन द ग्राउंड्स हो जाए, मरीन को वहां उतार कर और उसके बाद घेराबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करे, तो ये ईरान उसको रिटेलिएट करके इसी तरह से अमेरिका को पीछे धकेल पाएगा।
अजीत जी, यहाँ की जो फौज और जनता है, जो रोज रात सड़कों पे निकल रही है, वो हर रात दुआ मांग रही है। और आजकल माह रमजान और दुआ का महीना है। दुआ मांग रही है कि कुछ ऐसा हो जाए कि अमेरिकन फौजी उतार लिए जाएं यहाँ पर इस एरिया में, और अगर ईरान के अंदर किसी तरह उतार लिए जाएं तो मिठाई बांटेंगे ये लोग। यानी ये कैफियत है यहाँ की जनता की और यहाँ की फौज की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ इसको किस तरह से देखा जा रहा है। अव्वलन तो लगता नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन तमन्ना जरूर है ईरानियों को कि ऐसा हो जाए, ताकि उनको वो कैदी बनाने का मौका मिले कि जिसके जरिए ये अमेरिकी जो ये झूठा वर्चस्व बना हुआ है, ये जो एक गुब्बारे की तरह जो इसने अपना बनाया हुआ है चेहरा कि हम इतने पावरफुल हो, उस गुब्बारे में और एक सुई लगाने का और भी मौका मिल जाए ईरानी फौज को, बल्कि जनता को। एक सवाल इससे अलहदा जो हम बात कर रहे हैं जंग की और ईरान और अमेरिका की टसल की, कि जो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि आज जंग के 15 दिन हो गए और वहाँ इंटरनेट फैसिलिटी बंद है, इसकी वजह से ब्रॉडबैंड और जो भी इंटरनेट सेवाएं बंद है। हम लोग कैसे बात कर पाते हैं? आप लोग को सुविधाएं मिलती है? जनता जो 90 मतलब 9 करोड़ ईरान की आबादी है, तो ज्यादातर जनता इससे उन्हें इंटरनेट और फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो कैसे मैनेज होता है? जी, देखिए ये बहुत दिलचस्प बात है। अफ़सोस की बात है कि हमारा देश हिंदुस्तान जो है उसको कई रिपोर्ट्स ने बताया है कि इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, कि कभी इस ज़िले में, कभी उस ये प्रांत में, कभी उस सूबे में बंद कर देती है हिंदुस्तानी हुकूमत। बहरहाल वो एक अफ़सोस का पहलू है। ईरान में इंटरनेट बंद नहीं है, आपके दर्शकों को मैं बता दूँ। ईरान में उसने अपने लिए चाइना जैसा एक सिस्टम डेवलप किया है कि उसके पास अपना अंदर पूरा एक इंटरनेट का स्पेस है। अंदर सर्वर्स हैं, ईरानी अपने मैसेजिंग ऐप्स हैं, बैंकिंग ऐप्स है, टैक्सी बुलाने का ऐप है, फूड ऑर्डर करने का ऐप्स है। वो सारी चीज़ें जो है वो सब अंदर हैं और वो सब चल रही हैं। वो 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुई है इस जंग की शुरुआत से। तो आपको हम्म। बैंक ट्रांज़ैक्शन करना है, टैक्सी बुलाना है, खाना ऑर्डर करना है, कुछ भी करना है, सब कुछ हो सकता है। वो चीज़ जो बंद कर दी गई है, वो ये है कि कोई भी डेटा मुल्क के बाहर जाए या बाहर से डेटा अंदर आए, और उसकी भी 2 वजह है। ज़ाहिर-सी बात है, दुश्मन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बाहर से करता है और करना चाहेगा। और दूसरी बात, साइबर अटैक, बहुत बड़ा खतरा साइबर अटैक का है। ये सारे जो सिस्टम और ऐप्स जो इतने सुकून से चल रहे हैं इस जंग के दौरान, और यहाँ की उस एतबार से आर्थिक व्यवस्था में खास कोई असर नहीं पड़ा है। ये सब जो है बेकार हो जाएँगे अगर आपने ये दरवाज़ा खोल दिया और सब बाहर से साइबर अटैक शुरू हो गए। जहाँ तक वो लोग जो मीडिया में काम कर रहे हैं या मीडिया के एतबार से कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ देशों में यहाँ की तस्वीर, यहाँ जो सच्चाई है उसको पहुँचाएँ, जैसे मैं हैं और लोग हैं, उनके लिए बाज़ डेटा सेंटर या माफ़ कीजिएगा, मीडिया सेंटर है कि वहाँ पर ये सुविधा फराहम की गई है कि जो लोग मीडिया से राब्ता करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से, जैसे यहाँ की निगाह से जो इंडिया का मीडिया है वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है। तो उसके अगर बात करना है तो वहाँ पर ये सुविधा प्राप्त है इस काम को करने के लिए। अब आखिरी सवाल, अ, आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या, किलिंग के आज 15 दिन हो गए। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले में आयतुल्लाह खामेनेई और उनके साथ 40 उनके लीडर्स, परिवार के लोग मारे गए थे। उनका अभी तक अंतिम संस्कार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं आज भी देख रहा हूं कि कोई उसमें से जो लोग मारे गए उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, अलग-अलग दिन पर हुआ। तो इसके बारे में क्या है? कोई इंतजार हो रहा है या क्या वजह है? जी, ज़ाहिर-सी बात है, इसका मैं सिर्फ़ अनुमान ही लगा सकता हूँ, मुझे तो इस बारे में कोई अंदर की जानकारी है नहीं। मेरा अनुमान ये है कि ये जो शहीद इमाम ख़ामेनी थे, इनकी शख्सियत का जो प्रभाव है पूरी दुनिया पर और ख़ास तौर पर मुसलमानों पर, उम्मत पे, वो इतना ज़्यादा है कि इनका जो दफ़न करने का सिलसिला है, तदफ़ीन का सिलसिला है, वो उस एतबार का होना चाहिए कि जो इनकी शख्सियत से मैच करता है। और वो मेरा अनुमान है, हो सकता है मेरा अनुमान गलत निकले क्योंकि मेरे हाथ में कोई फ़ैसला नहीं है, मुझसे ज़्यादा समझदार लोग हैं फ़ैसला लेने के लिए। मेरा अनुमान ये है कि जीत के बाद बहुत बड़े पैमाने पर इसका बंदोबस्त होगा। मुमकिन है कि उनका जसद, यानी उनका जनाज़ा, यानी उनका शव, वो ईरान के मुख्तलिफ शहरों में ही नहीं, जैसे हमने देखा था कि शहीद इब्राहिम रईसी के टाइम पर, शहीद कासिम सुलेमानी के टाइम पर ईरान के मुख्तलिफ शहरों में पहले ये जनाज़ा ले जाया गया, फिर बाद में दफ़न किया गया।
शहीद कासिम सुलेमानी का तो इराक के मुख्तलिफ शहरों में भी उसको ले जाया गया, हर जगह लोगों ने जुलूस में कांधा दिया, फिर बाद में उसको लाके किरमान में दफन किया गया। मुमकिन है इस जनाजे को, इस जनाजे की शख्सियत की अजमत की वजह से दुनिया के कई देशों में ले जाया जाए, लोग कांधा दें और फिर यहाँ पर दफन किया जाए, या दुनिया से लाखों की तादाद में लोगों के लिए आने की व्यवस्था की जाए, उनके रहने की, आने की, कि वो शिरकत करें कांधा देने में। तो क्योंकि मुमकिन है इस पैमाने पर इसको होना है, तो इसलिए ये काफी वक्त ले सकता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। शहीद हसन नसरुल्लाह, उनकी शहादत सितंबर 2024 में हुई थी और फरवरी 2025 में जाकर उनको दफन किया गया था, क्योंकि हालात उससे पहले इजाजत नहीं दे रहे थे। तो आगे कुछ भी हो सकता है। मेरा अनुमान यह है कि जंग और जीत के बाद उस बड़े पैमाने पर और शान और शौकत से किया जाएगा कि जिस तरह दुनिया में करोड़ों लोग चाहते हैं कि ये अंजाम पाए। तो देखिए, जीत की बात आप कर रहे हैं इस जंग में, तो अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट मिलिट्री पावर के सामने जीत ईरान की कैसे होगी? ये जीत का डेफिनेशन क्या है? क्या ये जंग खत्म हो जाए, ईरान पर हमले करना अमेरिका इजराइल बंद कर दे, या क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन जीत ऐसा की तो है नहीं ईरान कि की। अमेरिका और इजराइल सरेंडर कर देगा ईरान के सामने, ये तो मुमकिन नहीं है। तो होगा क्या? अजीत साहब, यहाँ ईरान के जिम्मेदारों ने और कई सारे जो वो हैं एनालिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि ईरान इस जंग को तब तक लड़ेगा जब तक कि अमेरिका का मिलिट्री प्रेजेंस पूरे पश्चिमी एशिया से खत्म नहीं हो जाता। यानी क्या? यानी कोई भी मिलिट्री बेस पूरे के पूरे पश्चिमी एशिया में बाकी नहीं रहता। और इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है उसका भी खात्मा होना है। यानी क्या? यानी फिलिस्तीन को आजाद होना है। इसराइल का मेरा अंदाजा ये है कि इसराइल इस जंग के आखिर तक एज अ पॉलिटिकल सिस्टम इसराइल बाकी नहीं रहेगा। जिस तरह से अपार्थाइड साउथ अफ्रीका बाकी नहीं है लेकिन साउथ अफ्रीका बाकी है, उस तरह से इसराइल बाकी नहीं रहेगा लेकिन फिलिस्तीन पूरा सही और सालिम बाकी रहेगा। तो ये डिक्लेयर्ड गोल भी है और अब हालात भी इस ये तरफ बढ़। जयदीप साहब, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं ना जंग की जीत के लिए, कि आप भी जानते हैं कि कहने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है आज की तारीख में कि इजराइल वो इजराइल न रहे, फिलिस्तीन को उसका हक वैसे मिल जाए जैसे मिलना चाहिए, या पूरे वेस्ट एशिया से अमेरिका पूरी तरह से एग्जिट कर जाए। आज मैं देख रहा हूं कुछ मिलिट्री कमांडर्स के बयान आए हैं ईरान से, जिसमें उन्होंने कहा पर्शियन गल्फ को हम चाहते हैं अमेरिका खाली करे। ये भी बयान आ रहा है। अली लारीजानी का भी बयान आया, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ईरानी प्रेसिडेंट का भी आया कि हम कॉम्पनसेशन चाहते हैं, पूरा मुआवजा चाहते हैं। ये जो मुस्तफा खामेनी के रिटर्न संदेश थे उसमें भी था। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिमांड है कि हो सकता है जंग सीज फायर हो जाए, लेकिन ये डिमांड पूरी हो, ये मुमकिन नहीं लगता। बहरहाल वक्त बताएगा अजीत जी। मुझे लग रहा है कि जो आसार हैं, अगर इसको गहराई से देखा जाए, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको गहराई से देखा जाए, तो जिस नतीजे की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसमें अकेला नहीं हूँ। कई सारे एनालिस्ट जो गहराई से वेस्ट एशिया को समझते हैं और देखते हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि अब वो टर्निंग पॉइंट आके ही रहेगा, इसी जंग में आके रहेगा। यानी इसका अनुमान था कि वो दिन आएगा, लेकिन ये पता नहीं था कि 2026 में होगा, 2036 में होगा, ये नहीं पता था। लेकिन ये हिमाकत करके ये जंग को 2026 में शुरू करके ये अंदाजा हो गया है कि ये एंड पॉइंट आएगा। मुमकिन है कि 2026 में ही चंद हफ्तों या चंद महीनों में आएगा, वक्त बताएगा। देखिए, हम लोगों ने दरअसल वेस्ट ने, अमेरिका और इसराइल ने एक बहुत अजीब अपने बारे में एक हव्वा बना दिया है कि हम एक इतनी बड़ी शक्ति और ताकत है कि हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इतने बड़े सुपर पावर हैं। अभी चंद मिनट पहले हम लोग बात कर रहे थे कि 80 साल के इतिहास में अमेरिका ने किसी बड़ी ताकत से मुकाबला ही नहीं किया है। छोटी-छोटी ताकतें फौजी एतबार से जैसे वियतनाम, उनके आगे हार गया है और यहाँ पर वो आके इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे से मुकाबला कर रहा है, जो कि सैनिक एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से, जज्बे और ईमान के एतबार से, पब्लिक सपोर्ट के एतबार से अपने ही घर में बैठकर वो जंग लड़ रहा है। कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी पावरफुल फोर्स हारेगी और अमेरिका और इसराइल जो कोई तजुर्बा नहीं रखते किसी पावरफुल प्रतिनिधि से मुकाबला करने का,
वो जीतेंगे। ये वो हॉलीवुड का असर है, ये वो मीडिया का असर है, वो टॉप गन की फ़िल्में हमने देखी हैं और दूसरी बहुत सारी कि जिन्होंने आखिरकार हमारे तमाम ज़हनों को प्रभावित किया है। गज़्ज़ा को नहीं हरा पाया इसराइल, गज़्ज़ा के अंदर जेनोसाइड कर पाया है, लेकिन जेनोसाइड करना और जीतना ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ तबाह करने की एक हद तक क्षमता है, वो भी एक हद तक। गज़्ज़ा में क्यों जेनोसाइड कर पाया? क्योंकि गज़्ज़ा वाले पलटवार बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ईरान के अंदर वो जेनोसाइड भी नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान के पास पलट कर वार करने की इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा के पास, जिसमें यमन वगैरह अभी तो जंग में दाखिल भी नहीं हुए, क्योंकि अभी एहसास ये है कि अभी तो शुरुआत है, कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ दाखिल होने की। इतनी क्षमता रखता है कि वो जेनोसाइड भी अब नहीं कर सकते अपनी शिकस्त लेकिन के ऊपर लेकिन पर्दा लेकिन डालने के लिए। इज़राइल न्यूक पावर है। अमेरिका की तो बात ही छोड़ दें, हज़ारों न्यूक्लियर बम अमेरिका के पास है और एयर सुप्रीमेसी और वो सब की तो बात ही छोड़ दें। तो सवाल उठता है कि आप कह रहे हैं कि क्या नहीं कर सकता अमेरिका? लेकिन इज़राइल और अमेरिका अगर इसकी परवाह छोड़ दे कि कितने लोग मारे जाएँ उसकी परवाह छोड़ दे, तो पता नहीं क्या होगा। जी, अजीत जी, सबसे पहले तो ये कि इनको कभी इसकी परवाह नहीं थी कि कितने लोग मारे जाएँगे। मैं ये परमाणु हथियार, आप नाम लेने से कतरा रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ। परमाणु हथियार का मैं नाम ले लेता हूँ। परमाणु हथियार एक ही देश ने इस्तेमाल किए और बिल्कुल सही है कि वो देश अमेरिका अमेरिका ही ने होना किया, चाहिए। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी में। जी हाँ, बिल्कुल, एक ही देश ने प्रयोग किया है और बिल्कुल सही और मुनासिब है कि वो देश अमेरिका हो, क्योंकि उसी को ये शोभा देता है कि वो ऐसी हरकत करे। तो लेकिन आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमाणु हथियार जब हिरोशिमा नागासाकी में उनका प्रयोग किया गया था, तो कब किया गया था? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर। जापान ने सरेंडर का ऐलान कर दिया था अजीत जी, और सरेंडर नेगोशिएशन जारी थे। यानी कंडीशनल सरेंडर की बातचीत चल रही थी दूसरे शहर में, उस वक़्त इसका प्रयोग किया गया। यानी किस पर प्रयोग किया गया? वो जो सरेंडर कर चुका था, जो पलटवार नहीं कर सकता था। लेकिन ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार तो नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम के सिद्धांतों के तहत चल रहा है। लेकिन उसके पास दूसरे नॉन न्यूक्लियर हथियार इतनी बड़ी संख्या में और इतनी ज़्यादा ताकत में हैं कि वो डेटरेंस का काम करते हैं, और उसकी वजह से आज तक वो कोई भी बड़ा हमला, इस किस्म का हमला हथियार का नहीं कर सके, और मेरा मानना है आगे भी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने किया भी, मेरा आखिरी जुमला, अगर किया भी, तो ईरान में शहादतें होंगी, लेकिन इस जंग के परिणाम में 1% भी तब्दीली नहीं आएगी, हत्ता अगर परमाणु हथियार भी इस्तेमाल हो गए। ये आप लिख कर रख लीजिए और कुछ दिन बाद देख लेंगे इसका नतीजा हम लोग। आपने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, इस्लाम का ज़िक्र किया क्योंकि इस्लाम के मुताबिक नहीं है। लेकिन लड़ाई तो यहीं से शुरू हुई कि ईरान में न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत न्यूक्लियर बम बनाने के करीब पहुंच चुके थे और इसीलिए जो पिछले साल जून में जिस तरह से बॉम्बिंग की अमेरिका ने, तो पूरी लड़ाई यहीं से शुरू हुई। जी, हमें मुद्दा, जो हकीकी मुद्दा है लड़ाई का, और जिसको मुद्दा बनाया जा रहा है, उसमें हमें थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करना चाहिए। हकीकी जो मुद्दा बनाया गया है वो ये है कि परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान, क्या लेकिन आप खुद ये कहने की अमेरिकन, स्थिति में है कि नहीं कर रहा है ईरान और नहीं कर रहा था हाँ, ईरान? मेरे ख्याल में वो लोग जो ये दावा मीडिया में करते हैं, उन्हें इसके लिए कोई सबूत पेश करना चाहिए। जबकि खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस असेसमेंट, एक सालाना जो 16-17 अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो मिलकर एक रिपोर्ट देते हैं। हर साल पिछले 20 साल से उस रिपोर्ट में यही आ रहा है कि हमारे पास अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ईरान बम बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ईरान के पास बम बनाने की क्षमता और ताकत तो 10-20 साल से, लेकिन उसने बनाने की कोशिश नहीं की है। ये खुद यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट है। मीडिया की बातें छोड़िए, ये जो उनके एक्चुअल टेक्निकल रिपोर्ट है वो यही है हर साल। यही आईएईए का कहना है कि हमने उसको सर्वे किया, हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि वो बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि उसको बनाना चाहता था, वो सबूत लाएँ। वइल्ला दूसरी तरफ से तो हमेशा से ताकत रही है ईरान के पास, लेकिन इस्लामी उसूलों की वजह से उसने इस बम को नहीं बनाया है। तो ये मुद्दा बनाया गया, जैसे इराक के केस में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अगर को नहीं मुद्दा बनाया बनाया गया था। तो न्यूक्लियर वही लोग, एनरिचमेंट प्रोग्राम इतने बड़े लेवल पर
फोर्दो में और जहां पिछली बार जून में बॉम्बिंग हुई, बहुत जगह हो रहे थे। तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट है सैयद आकिब साहब। हालांकि मैं इस पर डिबेट करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। और ये सही है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी है कि सर्वे किया और इन्वेस्टिगेट किया और उसके एजेंसियों ने, तो पता चला उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, न्यूक बम नहीं बना रहे थे, एनर्जी के लिए कर रहे थे। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट जरूर है। कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स में आपको कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसके बाद आपकी टीम इसको सर्च कर ले, कोई भी ऑफिशियल बाकायदा जो रिपोर्ट्स हैं उसमें नहीं। हाँ, मीडिया में इसने बयान दे दिया, उसने ये कह दिया, मैं उसकी परवाह नहीं कर रहा हूं। तो मुद्दा बनाया गया इसको, लेकिन असल मुद्दा मुकाबले का ये नहीं है अजीत जी। असल मुद्दा ये है कि एक देश, उसने इरादा किया कि वो आजाद होगा अमेरिकन हेजेमनी से। हमारे देश को इस पैगाम की इस वक्त बहुत जरूरत है कि एक छोटा सा कमजोर देश, ईरान की जनता और आबादी हमारे देश के मुकाबले में बहुत कम है। जब 1979 में रेवोल्यूशन आया था, उसके मुकाबले में हिंदुस्तान कहीं ज्यादा ताकतवर देश है। हमारे देश को भी ये पैगाम चाहिए, दूसरे देशों को भी इसकी जरूरत है कि अगर कोई एक सोसाइटी इरादा कर ले कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी और वो तरक्की करेगी और दुनिया के सबसे बड़े बदमाशों का भी वो आंखों में आंखें डाल के मुकाबला कर सकती है, तो कीमत कुछ अदा करनी जरूर पड़ेगी, लेकिन जीत उसी की होगी। 47 साल से पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ईरान और इस्लामी क्रांति का जीतों का है, और उन जीतों पर सबसे भारी जो अभी बड़ी जीत आने वाली है चंद दिनों बाद, उसका भी वक्त अब आ गया है। तो मुद्दा बताया कुछ और गया और था कुछ और। चलिए, इस पर फिर कभी बात होगी। बहुत जरूर सारी जी। रिपोर्ट्स है, बहुत सारी जानकारियां हैं, मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन अभी वो विषय हमारा नहीं है। मैं तो उल्टे कई बार मानता हूं कि अमेरिका की दादागिरी क्यों हो कि सिर्फ उसके पास न्यूक्लियर हथियार हो, इजराइल के पास सिर्फ क्यों हो। बाकी देश को भी अगर लगता है अपनी संप्रभुता को बचाने की जरूरत है, तो बाकी देशों को भी अधिकार है। मैं तो इसको इस तरह से सोचता हूं। अमेरिका दूसरे देश के लिए कहे बिल्कुल। कि वहां मास ऑफ वेपन ऑफ मास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक के लिए कहा गया, और वहां सद्दाम को आपने फांसी के फंदे तक झुला दिया और कुछ मिला नहीं। तो अमेरिका को यह हक कैसे है कि दुनिया के किसी देश के पास ना हो जिसको वो ना चाहता हो, और इजराइल उसकी सरपरस्ती में है तो उसके पास 100-200 पता नहीं कितने भी न्यूक बम हो। तो खैर, इस पर बात फिर कभी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आकिब जैदी साहब, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।